हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक। ये हिंदी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है शब्द विचार। नाउ फोकस इन योर स्टडी। टॉपिक है क्या? शब्द विचार। अब देखो, सबसे पहले माइंड में आता है कि शब्द विचार होता क्या है। व्हाट द मीन ऑफ दिस वर्ड? शब्द विचार क्या होता है? अब आप ये बताइए, वर्ड विचार में पढ़ा चुकी हूँ, ये उसी टाइप का टॉपिक है जो हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द विचार मतलब इसके अंदर क्या है, शब्दों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हम आजकल की बात करें, मतलब हमारी आज की लैंग्वेज की, तो हमें हर शब्द कैसा लगता है? हिंदी जैसा लगता है। हमें लगता है कि हर शब्द हिंदी में ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट हम पढ़ेंगे। शब्दों को थोड़ा ध्यान से करना। तो शब्द क्या होते हैं भाई? वर्णों का सार्थक समूह। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह। द मीनिंगफुल पैटर्न ऑफ वर्ड्स। जो वर्ण होते हैं उनका सार्थक समूह क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है, तो वर्ण जैसे क है, ख है, तो उनका सार्थक क्या हो गया? जैसे कख में लिख दूं क ख का जोड़ के, तो क्या वो शब्द बनेगा भाई? नहीं। सार्थक समूह ही शब्द बनता है, मतलब जो मीनिंगफुल पैटर्न होता है वही क्या बनता है? शब्द। जैसे मैंने आ प्लस जा लिख दिया तो आजा बन गया, उसका मतलब है ना, तो वही क्या बनेगा भाई? शब्द। तो शब्द क्या हुआ? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है भाई? शब्द कहलाता है। अब देखो, शब्द, सबसे पहले हम शब्द को डिफाइन करेंगे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। सबसे पहले शब्द को किस आधार पे डिफाइन करेंगे भाई? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। अब देखो, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के हैं? 3। बहुत बार तो भाई एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के हैं। तो कितने प्रकार के? 3। मीन्स क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया पेपर में? आपको ऐसे भी स्टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। तो कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब हम इनको अलग अलग समझेंगे कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है। अब सबसे पहले देखो भाई, रूढ़। अब रूढ़ का मतलब क्या होता है? रूढ़ का मतलब होता है फिक्स। रूढ़ का मतलब क्या होता है? फिक्स। कहते हैं ना, ये चीज रूढ़ हो चुकी। इट मीन्स ये चीज फिक्स हो चुकी किसी बात के लिए। तो जो चीज किसी बात के लिए रूढ़ हो चुकी, जो चीज किसी बात के लिए फिक्स हो चुकी, वो शब्द क्या कहलाते हैं भाई? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो मीन्स रूढ़ शब्द क्या हो गए? जो चीज किसी बात के लिए फिक्स हो चुके होते हैं, जो शब्द, जो चीज रूढ़ हो चुके होते हैं। जो शब्द क्या हो सकते हैं? फिक्स हो गए होते हैं, रूढ़ हो गए होते हैं। और जब हम इनके टुकड़े करते हैं, ठीक है, जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो कोई भी सार्थक मतलब नहीं निकलता। कोई भी सार्थक मतलब नहीं निकलता। जैसे देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक शब्द लिखा भाई, दिन। दिन लिखा, ठीक है। अब दिन को मैं टुकड़े करूं तो क्या बना? दी प्लस न। अब ये बताइए, क्या दी और न का कोई मतलब है? नहीं। लेकिन दिन, दिन तो आपको पता है भाई, दिन तो सदियों से रूढ़ हो चुका है, सदियों से फिक्स हो चुका है। किसके लिए? दिन के लिए। तो जो शब्द सदियों से रूढ़ हो गया हो, फिक्स हो गया हो, वो शब्द क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द। जैसे देखो, मैंने एक शब्द लिखा गरीब। क्या लिखा भाई मैंने? शब्द गरीब। अब गरीब का मतलब क्या हुआ? गरीब। अब गरीब तो आपको पता सदियों से रूढ़ है ना। गरीब का मतलब तो गरीब ही होता है जो सदियों से फिक्स है किसी चीज के लिए। तो वो इंसान क्या होता है? गरीब होता है ना जो। लेकिन इसके हम टुकड़े करें, कै प्लस रीब, तो भाई न तो गै का मतलब और न ही रीब का मतलब, तो ये शब्द क्या होते हैं? रूढ़। जैसे मैं कहूँ चावल, दही, रोटी। अब ये शब्द क्या है? सदियों से रूढ़ है। चावल है, दही है, रोटी है, मतलब कोई भी ऐसे शब्द है आपको पता है जो सदियों से रूढ़ है, जो सदियों से फिक्स है, और उनके टुकड़े करें तो कोई सार्थक मतलब नहीं निकलता, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़। क्लियर हुआ? मीन्स सीधा सीधा सा लॉजिक है। जो शब्द सदियों से फिक्स है, रूढ़ है, तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? वो स्टेटमेंट डाल देगा कि जो शब्द सदियों से रूढ़ होते हैं, जो शब्द सदियों से किसी चीज के लिए फिक्स हो चुके होते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो शब्द क्या कहलाते हैं भाई? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट है, समझ आ रहा है? इशू तो नहीं यूट्यूब। अब देखो, नेक्स्ट है यौगिक।
अब देखो यौगिक मीन्स क्या होता है, यौगिक मीन्स क्या होता है, जोड़। योग मीन्स क्या होता है, तुम सीधा सा लॉजिक बताओ, योग मीन्स क्या होता है, जोड़। तो मीन्स जो यौगिक शब्द होता है वो क्या होता है भाई, वो दो शब्दों का जोड़ होता है। मीन्स जो यौगिक शब्द होता है वो दो शब्दों का क्या होता है, जोड़ होता है। मीन्स आप ये कह सकते हो यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलके बनता है, ठीक है ना। यौगिक शब्द कितने शब्दों से मिलके बनता है भाई, दो शब्दों से मिलके बनता है। कौन सा शब्द, यौगिक शब्द। बट इसकी पहचान क्या होती है, इसके दोनों टुकड़े सार्थक होते हैं, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलके बनता है और इसके दोनों के दोनों जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं भाई, सार्थक होते हैं। मीन्स दोनों टुकड़े मीनिंगफुल होते हैं। जैसे कैसे, मैं ऐसे लिख दूं सज्जन, अब देखिए इसका क्या बना भाई, सत प्लस जन। अब सत का अपना मतलब है, जन का अपना मतलब है। सत और जन दोनों मीनिंगफुल है, दोनों का अपना अपना मतलब है। तो जब दो शब्द होते हैं, दोनों शब्द मीनिंगफुल होते हैं, दोनों का अपना मतलब होता है, तो वो किसके अंदर आते हैं भाई, यौगिक शब्द के। जैसे मैं लिख दूं नील कमल, मैंने शब्द लिख दिया भाई नील कमल। तो नील कमल मीन नीला है जो कमल। अब नील का अपना मतलब है, कमल का अपना मतलब है। नील का अपना मतलब है, कमल का अपना मतलब है। तो जो शब्द दो शब्दों से मिलके बनते हैं, लेकिन जब हम टुकड़े करते हैं तो दोनों ही शब्द क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। दोनों ही शब्द क्या होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं भाई, यौगिक। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द जो है कहलाते हैं। जैसे नीलकमल, सज्जन, विद्यालय भी लिख सकते हो आप, विद्या प्लस आल्य, तो विद्यालय लिख सकते हो। तो विद्या का अपना मतलब है, आल्य का अपना मतलब होता है। तो बेसिकली ये शब्द क्या कहलाते हैं भाई, यौगिक। सिंपल सी भाषा में मैं आपको कहूं, मैंने आपको लोगों को समास का चैप्टर वही करवा दिया है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, हिंदी के बेसिकली लगभग सभी टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो समास मैंने आपको करवाया था कर्मधारय। तो कर्मधारय समास के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सभी के सभी कौन से शब्द होते हैं भाई, यौगिक। जो कि कर्मधारय समास में भी तो क्या होता है, कंपैरिजन दिखाई रखी होती है। तो एग्जैक्टली कर्मधारय समास के सभी शब्द कौन से कहलाते हैं भाई, यौगिक शब्द जो है कहलाते हैं। क्लियर, यौगिक। नेक्स्ट है कर दूं योग रूढ़। नेक्स्ट क्या है भाई, योग रूढ़। अब ध्यान से देखो, योग, योग मीन्स क्या होता है, जमा। रूढ़ मीन्स क्या होता है, फिक्स। ध्यान से समझना पॉइंट को। योग रूढ़ शब्द कौन से हो गए, जो रूढ़ भी हैं और जो किसी चीज का योग भी है। जो रूढ़ भी हैं, जो किसी चीज का योग भी है, तो वो कौन से शब्द हो गए भाई, योग रूढ़। कहने का मतलब जो सदियों से किसी चीज के लिए फिक्स भी हैं और सदियों से मतलब फिक्स भी हो चुके हैं और जोड़ भी होता है, तो वो कौन से शब्द होते हैं, योग रूढ़। जैसे कि देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लिखा जलद, जलद, जल प्लस द। अब आपको लग रहा होगा भाई द का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन द का मतलब होता है भाई हिंदी डिक्शनरी में देने वाला। जल मीन्स जल को देने वाला। अब आप एक बताइए, जल को देने वाला कुआं भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, अंबर, नील, कुछ भी हो सकता है जल को देने वाला। लेकिन जलद पर्टिकुलर किसको बोलते हैं हम, बादल को। ठीक है, जलद जो है पर्टिकुलर बेसिकली हम किसको बोलते हैं भाई, बादल को बोलते हैं। जैसे मैं कहूं नीलकंठ, ठीक है। अब देखो नील मीन्स नीला, कंठ मीन्स कंठ। अब नीला कंठ जिसका है, वो नीला कंठ जो नीलकंठ नाम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, शिव के लिए प्रसिद्ध है। नीलकंठ जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, शिव के लिए प्रसिद्ध है। मीन्स आपको अंतर समझ आया भाई यौगिक और योग रूढ़ में। यौगिक शब्द में दो शब्द होते हैं, दोनों का अपना मतलब होता है, लेकिन कोई तीसरा मतलब नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो भी पेयर होते हैं, मतलब जोड़ा होता है, लेकिन उसमें कोई तीसरा अर्थ डोमिनेट होता है। वो किसी चीज के लिए रूढ़ भी होते हैं। जैसे कि बादल है, फिक्स है,
नीलकंठ है, शिव के लिए फिक्स है, पीताम्बर है, फिक्स है। लेकिन क्या भाई सज्जन फिक्स था? क्या हमने भला मानस किया फिक्स था? यौगिक में वो शब्द फिक्स नहीं होते, योगरूढ़ में फिक्स होते हैं। इन दोनों में जब टुकड़े करते हैं तो उनका मतलब निकलता है, लेकिन यहाँ जब टुकड़े करते हैं तो उसका किसी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं निकलता। क्लियर? तो ये थे किस आधार पे भाई? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। तो एक बार स्टेट में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था, स्टेटमेंट देके कि जो शब्द यौगिक होने के साथ साथ रूढ़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। जो शब्द सदियों से किसी चीज के लिए फिक्स होते हैं क्या कहलाते हैं? रूढ़। जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक। यहाँ सार्थक नहीं होते टुकड़ों के, मतलब यहाँ पर मीनिंगफुल होते हैं। क्लियर? तो फिर क्वेश्चन ऐसे भी डाल देगा, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? देखिए सीधा सीधा याद करेंगे, रचना, बनावट। किसी भी चीज की रचना या बनावट कैसे करते हैं हम? तोड़ फोड़ के करते हैं ना। किसी भी चीज की रचना या बनावट कैसे करते हैं? तोड़ फोड़ के करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? शब्दों के टुकड़े ही तो कर रहे हैं। तो सीधा से याद हो जाएगा, रचना बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद है भाई? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्योंकि पेपर में हम तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शब्द की रचना के आधार पे इतने भेद हैं, रचना के आधार पे यौगिक योग रूढ़ होता है या ये नहीं होते। तो हर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है? सेकेंड टाइप है इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब देखिए, तत्सम, तत् मीन्स समान, सॉरी, तत् मीन्स वैसे का वैसे, सम मीन्स समान, मीन्स जो शब्द वैसे का वैसे समान रहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, किसके समान? किसके समान? आपको पता है जो हमारी हिंदी है बेसिकली वो कहाँ से निकली है भाई? संस्कृत से। हमारी हिंदी बेसिकली कहाँ से निकली है? संस्कृत से। तो जो संस्कृत के शब्द एज इट इज यू के यू हिंदी में प्रयोग होते हैं, मतलब संस्कृत के जो शब्द एज इट इज यू के यू हिंदी में प्रयोग होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं भाई? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है? संस्कृत के जो शब्द ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रयोग होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं भाई? तत्सम शब्द जो है वो कहलाते हैं। तो हिंदी के जो शब्द एज इट इज प्रयोग होते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं भाई? तत्सम शब्द जो है वो कहलाते हैं। ठीक है? कैसे? जैसे मैं कहूं सरोजनी नायडू भारत की कोकिला थी। जैसे देखो मैं ऐसे कह दूं सरोजनी नायडू भारत की कोकिला थी। कुछ ऐसा सेंटेंस है कि सरोजनी नायडू भारत की कोकिला थी। अब यहाँ पर देखो एक कोकिला शब्द है, ये किसका शब्द है भाई? संस्कृत का। लेकिन ये एज इट इज हिंदी में आया है, यू का यू हिंदी में आ गया ना। तो संस्कृत के शब्द जब ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं भाई? तत्सम। लेकिन संस्कृत के शब्द जो परिवर्तित होके, परिवर्तित मतलब जो परिवर्तन होकर चेंज होकर हिंदी में आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। मतलब जो ऐसे के ऐसे प्रयोग होते हैं तत्सम, लेकिन जो परिवर्तित होके प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। जैसे देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर होगा। जैसे मैं शब्द लिखती हूँ वरिश्चक, यहां पर मैंने शब्द लिखा बिच्छू, यहाँ पे मैंने लिखा आम्र, यहाँ पे लिखा आम, यहाँ पे लिखा दुग्ध, यहाँ पे लिखा दूध। वैसे मैं इसके लिए अलग से आपको भी कंटेंट बताऊंगी, मतलब तत्सम तद्भव का, बट यहाँ शब्द में इतना ही समझिए। अब देखिए
जो वरिष्ठ शब्द है ये कैसा है भाई, संस्कृत का। लेकिन बिच्छू शब्द कैसा है, हिंदी का। तो जो शब्द आपको संस्कृत जैसे नजर आते हैं ना, वो तो क्या कहलाते हैं, तत्सम। जो शब्द आपको हिंदी जैसे नजर आते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। मीन्स जो शब्द आपको संस्कृत जैसे नजर आते हैं वो तो तत्सम कहलाते हैं, जो शब्द आपको हिंदी जैसे नजर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। अब आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, इस सेक्शन से आपके पेपर में क्वेश्चन आना कंफर्म है। अलग से मैं तत्सम तद्भव को भी एक बार डिटेल से समझा दूंगी कि आपको पता क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको 3 शब्द दे देगा तत्सम, 1 तद्भव दे देगा। ये पूछेगा इसमें से तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। ठीक है, या आपको कैसे पूछेगा, 3 तद्भव शब्द दे देगा, 1 तत्सम देगा, और ये पूछेगा इसमें से तत्सम कौन सा, तद्भव कौन सा है। या कैसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, तत्सम लिख देगा और आपको ये पूछेगा इसका तद्भव रूप कौन सा है, जैसे वृश्चिक का तद्भव रूप कौन सा है, बिच्छू। या पूछ लेगा आम का तत्सम रूप कौन सा है। ठीक है, मीन्स यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 3 शब्द होंगे, तत्सम चटवा लेगा। अरे सिंपल, इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। किसी भी हिंदी ग्रामर को उठाना, उसके अंदर तत्सम तद्भव जितने भी लिखे मिले उनको एक बार रिवाइज जरूर करना। ठीक है, उनको रिवाइज करते ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा, यार ये तो तत्सम तत्सम जैसे लग रहे हैं और ये तद्भव तद्भव जैसे लग रहे हैं। बस फिर आपको क्लियरली पता होगा ये तो तत्सम टाइप है, ये तद्भव टाइप है। बस, और ऐसे ही आपको आंसर करना है। और सिंपल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, बट यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आता, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भाई देशज। नेक्स्ट कौन सा है, देशज। अब देखो नाम से ही क्लियर है, देशज। देशज मीन्स जो अपने देश के, अपना देश भारत नहीं, अपना देश जैसे भाई हम हरियाणा से हैं तो हम हरियाणा की बात करेंगे। कहने का मतलब देशज शब्द कौन से होते हैं भाई, जो अपनी बोलियों से निकले होते हैं। जो कहां से निकले होते हैं, जो अपनी बोलियों से निकले होते हैं। देखो अब राजस्थान वाले कुछ अलग बोलते हैं, यूपी वाले अलग बोलते हैं, हरियाणा वाले अलग बोलते हैं, भाई हर बंदा अपने अपने हिसाब से बोलता है। तो जो शब्द अपनी डिफरेंट डिफरेंट बोलियों से निकले होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि इन शब्दों की उत्पत्ति का आपको पता नहीं होता। एस्टेट 2012 में यही क्वेश्चन आया था कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता वो शब्द क्या कहलाते हैं। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें नहीं पता भाई कहाँ से निकाले हैं, राजस्थान वाले ने बोले हैं, हरियाणा वाले ने बोले हैं, किसने बोले हैं। तो जिन शब्दों की हमें उत्पत्ति का नहीं पता होता वो कौन से शब्द कहलाते हैं भाई, देशज। ठीक है, वो कौन से शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो मैं सिंपल सा बोलूं, लुटिया। अब भाई बताइए लुटिया किस भाषा का है, पता ही नहीं लुटिया किस भाषा का है। मीन्स पता नहीं लुटिया किसने निकाला। जैसे माचिस है, डिबिया है, लुटिया है, जूता है, पगड़ी है। तो ये जो शब्द होते हैं, मतलब जिन शब्दों की आप ये कहो कि आपको पता ही नहीं कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये शब्द कौन से कहलाते हैं भाई, देशज। ठीक है, ये शब्द कौन से कहलाते हैं, देशज। तो आपको क्वेश्चन कैसे आया था, इसका स्टेटमेंट दिया था कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें नहीं पता वो शब्द कैसे कहलाते हैं। तो वो शब्द कैसे कहलाते हैं भाई, देशज। क्लियर हो रहा है ना। ये संस्कृत के एज इट इज होते हैं, ये हिंदी में परिवर्तित होते हैं। देशज जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता होता, जो हमारी बोली से निकले होते हैं, जैसे हरियाणा वालों का हरियाणी, राजस्थान वालों का राजस्थानी, मतलब लाइक। तो ये शब्द कैसे होते हैं भाई, देशज। नेक्स्ट है विदेशज। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं से भारत में आए होते हैं। ठीक है, तो देशज क्लियर पे जिनकी अपनी मतलब अपनी भाषा अपनी बोलियों से निकले होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, देशज। नेक्स्ट कौन से है भाई, विदेशज। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एग्जाम में आने के लिए आ जाते हैं ये। ठीक है, अब विदेशज शब्द कौन से होते हैं, विदेशी। नाम से ही क्लियर ना, मतलब जो शब्द, अब हमारी जो जनरेशन है हमें हर शब्द अपना हिंदी का लगता है। हमें तो लगता है ये भी हिंदी का, ये भी हिंदी का, ये भी हिंदी है। लेकिन जो हमारे बड़े इंसान उनसे पूछो वो फटाफट बता देंगे भाई ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये तो किसी और ही भाषा का शब्द है। तो हम इनको क्या बोलते हैं भाई, विदेशज। मीन्स जो अलग अलग भाषाओं से, जो अलग अलग भाषाओं से हिंदी में आए होते हैं वो शब्द कौन से कहलाते हैं बच्चों, विदेशज। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे याद करोगे, देखो अब अलग अलग भाषा कौन कौन सी भाई,
अब अलग अलग भाषाओं से हिंदी में जो शब्द आए हैं वो कौन कौन से हो गए? जैसे मोस्टली हिंदी में शब्द आए हैं कहाँ से? अंग्रेजी। अब मैं इन शब्दों को लिखवाऊंगी क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बच्चों बहुत लंबी हो जाती है, बट आप कोई भी हिंदी की 6, 7, 8, 9, 10 की ग्रामर उठाना, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि क्या है ये। देखो अंग्रेजी, अंग्रेजी के शब्दों की क्या पहचान होती है? जैसे वो इंग्लिश में बोले जाते हैं ना वैसे हिंदी में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने बोला कॉलेज, अब देखो इंग्लिश में हम कॉलेज ही बोलते हैं ना, और हिंदी में क्या लिख रहे हैं? कॉलेज। इंग्लिश में हम हॉस्पिटल बोलते हैं ना, तो हिंदी में क्या लिख रहे हैं? हॉस्पिटल। इंग्लिश में हम डॉक्टर बोलते हैं ना, तो हिंदी में क्या लिख रहे हैं? डॉक्टर। कहने का मतलब जो शब्द इंग्लिश में जैसे बोले जाते हैं यदि हम वैसे ही हिंदी के अंदर लिखते हैं तो वो शब्द बच्चों कौन से कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं विदेश, मतलब अंग्रेजी। मतलब सीधा सीधा सा लॉजिक है, कोई भी लगा लो, टिकट है, स्टेशन है, डॉक्टर है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ऐसे ही तो ये बोले जाते हैं और ऐसे ही ये लिखे जाते हैं। तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं भाई? अंग्रेजी शब्द। ठीक है, ये कौन से शब्द कहलाते हैं? अंग्रेजी। फिर आ जाता है बच्चों तुर्की। तुर्की भाषा के शब्द कौन से होते हैं? जैसे ये नहीं होता लाश, गनीमत, ऐसे वाले जो शब्द होते हैं वो तुर्की के होते हैं। पुर्तगाली वाले कौन से होते हैं? जो ये डेली यूज की चीजें होती है ना अपनी, जैसे अलमारी, चिमटा, तौलिया, डिब्बा, बाल्टी, लाइक डिब्बा नहीं सॉरी, तो ये किसके होते हैं? पुर्तगाली भाषा के होते हैं बेसिकली। अब जो यदि चीनी भाषा की बात करें तो चाय, कॉफी, कहवा, ये किस भाषा के होते हैं? चीनी। देखो मैं इनको लिखवा के मुझे लगता है इट्स ओनली टाइम वेस्ट कि मैं आपको अब अंग्रेजी के 10-15 शब्द लिखवाऊं, तुर्की के 15-20 लिखवाऊं, पुर्तगाली के। आप कोई भी बुक उठाना और इन शब्दों को जरा एक बार रीड जरूर कर लेना, आपके माइंड में क्लियर अप कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ये उस भाषा का, ये उस भाषा का। जस्ट रीड कर लेना, एक शब्द पूछ लिया जाता है भाई ये किस भाषा का है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं विदेशज। नेक्स्ट है भाई संकर शब्द। अब बच्चों संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलके बनते हैं। जो दो भाषाओं से मिलके बनते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? संकर। ठीक है, जो दो भाषाओं से क्या होता है भाई? मिलके बनते हैं, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? संकर। जैसे मैं लिखूं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, डाकखाना। जैसे देखो रेलगाड़ी, रेल किसका है भाई? इंग्लिश का। गाड़ी किसका है? हिंदी का। तो हिंदी और इंग्लिश दो से मिलके बन गया क्या शब्द? रेलगाड़ी। तो ये कौन सा शब्द बन गया भाई? संकर शब्द। तो ये कौन सा शब्द बन गया? संकर शब्द। जैसे मैंने लिखा डाक खाना, ये उर्दू का शब्द है, ये फारसी का शब्द है। कहने का मतलब जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में जोड़ रखे होते हैं तो बच्चों वो कौन से शब्द कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तत्सम तद्भव दे देगा, देशज विदेशज दे देगा, संकर दे देगा, या क्वेश्चन पूछेगा इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। इतिहास भी वही बात है, उत्पत्ति भी वही बात है, स्रोत भी वही बात है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखो हम कैसे याद करेंगे इतिहास या उत्पत्ति। अब हमारा हिंदी का जो इतिहास है, हमारा हिंदी का जो इतिहास है वो क्या है भाई? संस्कृत। देखो सीधा सीधा लॉजिक है याद करने का, हिंदी का इतिहास क्या है? संस्कृत। और संस्कृत वाली लाइन कौन सी है? तत्सम तद्भव। तो याद हो जाएगा तत्सम तद्भव, देशज विदेशज और संकर। तो इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 5। ठीक है भाई, इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 5। नेक्स्ट है शब्द का जो प्रकार है वो है शब्द के उसके आधार पे, अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे बच्चों शब्द 4 प्रकार से हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थक और पर्यायवाची। ठीक है, अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भाग हैं? अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? 5। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थक और पर्यायवाची।
देखो सबसे पहले है एक आर्थी, नाम से ही क्लियर है ना भाई, एक अर्थ वाले। एक आर्थी मीन्स एक अर्थ वाले। तो जो एक अर्थ वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक आर्थी। मीन्स जो एक अर्थ वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? एक आर्थी। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई बताना लोहा क्या होता है, अब आप कहोगे मैम लोहा तो लोहा होता है, तो कहने का मतलब लोहा तो अपने आप में एक ही अर्थ दे रहा है। तो जो शब्द बेसिकली जो रूढ़ शब्द होते हैं ना, रूढ़ शब्द बेसिकली कौन से होते हैं भाई? एक आर्थी। अब आप पेपर में कह दोगे ऑप्शन में दोनों आए, तो एग्जामिनर ऐसे कभी नहीं करता, रूढ़ पूछेगा तो रूढ़ ही होगा, एक आर्थी पूछेगा तो एक आर्थी ही ऑप्शन में होगा। मीन्स जिनका एक अर्थ निकलता है, जैसे लोहा है, रात है, दिन है, सेम वही चीज, जो चीज फिक्स है, जिनका एक ही अर्थ निकलता है माइंड में सीधा, तो वो कौन से होते हैं भाई? एक आर्थी। नेक्स्ट कौन सा है? अनेकार्थी। अनेकार्थी कौन सा होता है? जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। अनेकार्थी कौन सा होता है? जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो एक से अधिक जिसके अर्थ होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं भाई? अनेकार्थी। मीन्स एक से अधिक अर्थ वाले। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, बताना भाई आम क्या होता है? आम, अब आप कहोगे मैम एक तो खाने वाला आम होता है, एक आम आदमी होती है, एक आजकल केजरीवाल की पार्टी भी चल रही है आम आदमी पार्टी। कहने का मतलब आम शब्द मैंने बोला तो आपके माइंड में एक से ज्यादा मतलब निकले, ठीक है ना? तो जब एक शब्द को देख के आपके माइंड में एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं उस शब्द के, तो वो कौन सा शब्द कहलाता है भाई? अनेकार्थी। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं अनेकार्थी। ए आएगा, ए नहीं आएगा यहाँ पर। मैंने पूछा भाई हार शब्द का क्या मतलब है? हार, हार शब्द का क्या मतलब है? हार एक तो गले वाला हार, एक वरमाला वाला हार, एक हार जीत वाला भी हार होता है। कहने का मतलब हार कहते ही हमारे माइंड में कई शब्द आ गए। तो ये कौन सा शब्द निकला भाई? अनेकार्थी शब्द निकला। ठीक है, ये कौन सा शब्द निकला? अनेकार्थी। मीन्स जब शब्द को देख के आपको लगे इसके तो एक से ज्यादा मतलब है, तो वो कौन सा होता है भाई? अनेकार्थी। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट है विपरीत। अब देखो इसको क्या बताना? विपरीत मीन्स जो अपोजिट, बचपन से हम पढ़ते हैं दिन रात, काला गोरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपोजिट जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? विपरीतार्थक। नेक्स्ट है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं? एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, जैसे जल, नीर, अंबु, कहते हैं ना ऐसे जल के बहुत सारे पर्यायवाची निकल गए भाई, पानी। तो ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। अब देखो कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई पर्यायवाची भी एक से ज्यादा है, ये भी एक से ज्यादा है, तो ये तो दोनों सेम लग रहे हैं। अब यहाँ देखो पर्यायवाची में एक शब्द की सिमिलर मीनिंग है, मतलब जल का मतलब ही नीर, नीर का मतलब ही जल, जल का सेम मतलब होते हैं। अनेकार्थी में एक शब्द के एक से ज्यादा अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा मतलब होते हैं अलग अलग अनेकार्थी में। पर्यायवाची का मतलब एक ही शब्द के सिमिलर अलग अलग मीनिंग, सिनोनिम्स जिनको हम बोलते हैं सिनोनिम, तो इट्स कॉल्ड द पर्यायवाची। एंड द लास्ट टाइप है भाई प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। नोट डाउन कर लीजिए। अविकारी में होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिए प्रयोग के आधार पे जो शब्द है बच्चों कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से, विकारी और अविकारी। अब ये विकारी अविकारी क्या होते हैं? मैं एक शब्द लिखती हूं, वह धीरे चलता है, सीता धीरे चलती है, वे धीरे चलते हैं। अब यहां देखिए मैंने शब्द लिखा है
वह धीरे चलता है, सीता धीरे चलती है, वे धीरे चलते हैं। अब मैंने ये शब्द लिखा है, यहां पर देखो, यहां पर भी परिवर्तन आ रहा है, यहां पर भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये जो अपना शब्द है बीच में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कहने का मतलब विकारी शब्द होते हैं, विकारी का मतलब विकार उत्पन्न होना, मतलब चेंजेस उत्पन्न होना। विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन होते हैं, मतलब कहते हैं ना लिंग वचन क्रिया किसी के अकॉर्डिंग जब परिवर्तन होते हैं ना शब्दों में, तो वो तो क्या कहलाते हैं भाई, विकारी शब्द। लेकिन अविकारी वो होते हैं जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो वो कौन से कहलाते हैं भाई, अविकारी शब्द। वो कौन से कहलाते हैं, अविकारी शब्द जो है वो कहलाते हैं। तो विकारी शब्द आपको पता है, ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तो क्या होते हैं, विकारी। अविकारी कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम आदि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम आदि बोधक, ये कौन से होते हैं भाई, अविकारी। ये डिटेल से भी मैं ये चैप्टर बच्चों करवा चुकी हूँ, हिंदी का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये चैप्टर मैंने बहुत डिटेल से करवाया हुआ है। अविकारी शब्द मीन्स आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भाई, अविकारी शब्द कौन सा नहीं होता, 3 यहाँ से डाल देंगे, 1 यहाँ से डाल देंगे। ये इनका पूरा डिटेल, पूरे डिटेल में ये सारे चैप्टर में बेसिकली करवा चुकी हूँ आप लोगों को। तो याद करना, देखो विकारी छोटा है, इसमें छोटे 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 हैं, अविकारी बड़ा है, इसमें बड़े बड़े शब्द हैं। तो ये क्या है, विकारी, और ये क्या है बच्चों, अविकारी। ठीक है, तो ये था बेसिकली शब्दों का चैप्टर। अब देखो इसके अलावा कुछ वैसे आ जाते हैं जनरल कि आपको आ जाए लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, ये कैसे शब्द हैं। तो लेबोरेटरी है, जो प्रयोगशाला है, ये कैसे शब्द है भाई, टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो कई बार ऑप्शन में मिल जाए तकनीकी शब्द, तो लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, इनको आप तकनीकी शब्द भी कह सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली शब्दों का चैप्टर सिंपल याद रखना, 4 प्रकार से डिवाइड किया। सबसे पहले रचना के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, बनावट, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर 5 प्रकार से आपको याद रखना, इतिहास के आधार पे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। फिर अर्थ के आधार पे एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची, विपरीत। फिर प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और दिस चैप्टर जहां भी बच्चों हिंदी आएगी तो आप ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर DSSB, KVS, DSSB, हरियाणा के जो भी आप एग्जाम्स देते हो सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक इट। एंड लास्ट आई वांट टू से वन थिंग, यू नो वेल ऑलवेज आई वांट टू से वन थिंग, if you like my videos please like and share them maximum, because you know your sharing matters me a lot. No compulsion, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे आगे लाइव वीडियो या कोई भी अच्छा स्पेसिफिक कोर्स में लेके आऊंगी, तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया उनको ये कोर्स मिलेगा। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।